अब हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया डेल्सन और डेनी का मॉडल, सैंडविच मॉडल पढ़ लिया हम लोगों ने पढ़ लिया आपका दूसरा मॉडल जिसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये दोनों मॉडल हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे मॉडल की जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ऊपर के सारे मॉडल रिजेक्ट कर दिए गए थे। क्यों रिजेक्ट कर दिए गए थे? क्योंकि कोई भी मॉडल ये बताने में सक्षम नहीं था, कोई मॉडल ये बता नहीं पाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल क्यों होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है, उसके फ्लेक्सिबल नेचर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबल नेचर को कोई बता नहीं पा रहा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी क्यों होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेमी परमिएबिलिटी क्यों होती है, क्वेश्चन का आंसर कोई भी मॉडल नहीं दे पा रहे थे। इसलिए सारे के सारे मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। तब एक मॉडल आया जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये मॉडल दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दुनिया का सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट कॉमन और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल में से एक है ये। कब दिया गया था ये मॉडल? 1972 में ये मॉडल दिया गया। 1972 में किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट ने दिया था। इस मॉडल को प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्टों ने, सिंगर और निकोलसन नाम के दो साइंटिस्ट ने आपका 1972 में ये मॉडल प्रपोज किया था। इसका नाम रखा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से क्वेश्चन जनरली होता है, इसलिए अच्छे से पढ़ेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल में से एक है ये। इसमें क्या कहा गया? इसमें भी कहा गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी चीजों से मिलकर बनी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड, मेनली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है। ये लिपिड और प्रोटीन आपस में जुड़े किस पैटर्न से हैं? तो मोज़ेक पैटर्न में जुड़े हुए हैं। क्या कहा गया इस लाइन में? द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मोज़ेक पैटर्न। किस पैटर्न में जुड़े हैं? मोज़ेक पैटर्न में। अब मोज़ेक पैटर्न होता क्या चीज है? लिपिड और प्रोटीन मोज़ेक पैटर्न में जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे से, लेकिन मोज़ेक पैटर्न होता क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो मोज़ेक पैटर्न होता क्या है इसको समझाने के लिए इन्होंने बताया, दो एग्जांपल्स लिए। पहला एग्जांपल लिया आइसबर्ग का। कहा आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन इन द सी ऑफ लिपिड। पहली लाइन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया समझाने के लिए मोज़ेक पैटर्न को। जैसा आइसबर्ग, बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा आइसबर्ग कहलाता है, जैसे आइसबर्ग और समुंदर के बीच में, सी के बीच में रिलेशन है, एक समुंदर और आइसबर्ग के बीच में जो रिलेशन है, जैसे वो आइसबर्ग पानी में रहता है, समुंदर में रहता है, ना तो पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ होता है, ना पानी के बाहर एकदम निकला हुआ होता है, जैसा कनेक्टिविटी होती है उसकी और आइसबर्ग और प्लांट के आपके इसके बीच में, वही पैटर्न कहलाता है आपका मोज़ेक पैटर्न। तो रिपीट करें, मोज़ेक पैटर्न कैसा होता है? जो आइसबर्ग और समुंदर के बीच में है, ना तो बर्फ बाहर पानी के ऊपर तैरती रहती पूरी तरह से, ना पानी के नीचे जमीन में डूब जाती है। वो बर्फ जो है आइसबर्ग की जो पानी में रिलेशन है वो मोज़ेक पैटर्न है, आधा डूबा आधा निकला हुआ वाला। फिर एक और एग्जांपल से समझा, जिसने आइसबर्ग ना देखी हो, समुंदर ना देखा हो, कोई इंसान ऐसा भी होगा जिसने समुंदर ना देखा हो, कभी सी ना देखा हो, तो उसके लिए एक और एग्जांपल भी इन्होंने दिया। दूसरा एग्जांपल लिया गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खाए हो? गुलाब जामुन, रसगुल्ला क्या बोलते हैं आप लोग? गुलाब जामुन है ना। तो गुलाब जामुन ब्रैकेट में लिख देते हैं प्रोटीन, गुलाब जामुन इन द कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है ना, कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन समझते हो? शक्कर का रस, जिसको क्या बोलते हो आप लोग? रस बोलते हो, क्या बोलते हो, जो भी बोलते हो, चाशनी। चाशनी में डूबा हुआ गुलाब जामुन। जैसे गुलाब जामुन रस में डूबा हुआ रहता है, तो रस के नीचे में रहता है, रस के ऊपर रहता है, या उसमें किस पैटर्न में रहता है? आप कभी जाकर देख लीजिएगा मिठाई की दुकान में, आपको मालूम चल जाएगा मिठाई की दुकान में गुलाब जामुन और कंसंट्रेटेड शुगर के बीच में कैसा रिलेशन है। जो रिलेशन है वही है मोज़ेक पैटर्न।
तो इन्होंने कहा प्रोटीन और लिपिड आपस में किस पैटर्न में जुड़े होते हैं? प्रोटीन और लिपिड आपस में मोजैक पैटर्न में जुड़े होते हैं, मोजैक पैटर्न में। दोनों ही एग्जांपल को ध्यान से देखिए। प्रोटीन को कंपेयर यहां पे किससे किया गया? आइसबर्ग से। यहां प्रोटीन कंपेयर किया गया है गुलाब जामुन से। गुलाब जामुन को देख लो या आइसबर्ग को देख लो, सॉलिड होता है या लिक्विड होता है? मतलब इनका कहना है कि आपका प्रोटीन जो होगा वो आपके सॉलिड नेचर का होगा। लेकिन दोनों एग्जांपल देखो, यहाँ लिपिड को कंपेयर किया गया समुंदर से। समुंदर कैसा होता है? लिक्विड होता है। और यहाँ पर शुगर का सॉल्यूशन, शक्कर का रस, चाशनी, चाशनी भी लिपिड है, से कंपेयर किया गया है। तो मतलब इसका कहना क्या चाह रहे हैं कि लिपिड जो होगा वो कैसा होगा? आपका फ्लूइड नेचर का होगा, फ्लूइड नेचर का होगा। तो लिपिड आपका फ्लूइड नेचर का होगा, प्रोटीन सॉलिड नेचर का होगा, और ये दोनों आपस में मोजैक पैटर्न में जुड़े हुए होंगे। और ये बात बोलते ही इनका मॉडल एक्सेप्टेड हो गया। सदियों से जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे थे लोग, बाकी के साइंटिस्ट, वो क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दे दिया। कौन सा क्वेश्चन का? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है, इलास्टिसिटी क्यों होती है? क्योंकि इसमें लिपिड होता है, और लिपिड किस नेचर का होता है? लिक्विड नेचर का होता है, फ्लूइड नेचर का होता है। इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिसिटी होती है। रिपीट कर रहे हैं शुरू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। फ्लूइड मोजैक मॉडल आपका पहली बार सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्टों ने 1972 में दिया था। According to this model, the plasma membrane is consist of lipid and protein mainly. The lipid and protein mainly arranged to each other in a mosaic pattern. दोनों कनेक्टेड किस पैटर्न में है? मोजैक पैटर्न में। मोजैक पैटर्न इज just like iceberg of protein in the sea of lipid. जैसे आइसबर्ग समुद्र में तैरता रहता है, वैसे ही आपके प्रोटीन लिपिड में तैरता रहता है। एक और एग्जांपल है, गुलाब जामुन जैसे रस में तैरता रहता है, वैसे ही प्रोटीन आपके लिपिड में तैरता रहता है। तो लिपिड लिक्विड नेचर का बताया, फ्लूइड नेचर का बताया, और गुलाब जामुन को, आपको प्रोटीन को सॉलिड नेचर से कंपेयर किया है। इतना समझ में आया? फ्लूइड मोजैक मॉडल समझ में आया आपको? मोजैक मॉडल कैसा होता है? तो नहीं समझ में आया तो आप मिठाई की दुकान में जाइए और देख कर आइए कि गुलाब जामुन और रस के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसे जुड़े हुए हैं। वही है मोजैक पैटर्न। इस पूरे कहानी का जीस्ट इतना सा बात था कि उनका कहना था कि लिपिड जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो फ्लूइड नेचर का होगा, और ये बात बोलते ही इनका मॉडल एक्सेप्टेड हो गया, सिंगर और निकोलसन का मॉडल। अब देखते हैं इसके मॉडल में क्या क्या कहा है इन्होंने। और भी इनका कहना है कि लिपिड जो होगा वो लिक्विड नेचर का होगा। इनके कहने से हम मान जाएंगे क्या? तो पता कर लेते हैं कि लिपिड लिक्विड नेचर का होता है कि नहीं होता। तो बताइए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली कौन सा लिपिड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड से बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन से लिपिड से? फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली। और बताइए, फॉस्फोलिपिड आपका लिक्विड होता है या सॉलिड होता है? तो केमिस्ट्री में देखेंगे, केमिस्ट्री वाले सर से पूछेंगे तो बोलते हैं केमिस्ट्री वाले सर कि लिपिड दोनों नेचर के हो सकते हैं। लिपिड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन से फैटी एसिड से मिलकर बने हैं। अगर लिपिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बने होंगे, कौन सा फैटी एसिड रहा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना होगा लिपिड। अगर तो वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड नेचर का होगा, फ्लूइड नेचर का होगा, जमेगा नहीं। लेकिन अगर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना हुआ होता, सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता, तो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता। ये किसने कहा? केमिस्ट्री में कहा गया, साइंटिस्टों ने कहा। तो फॉस्फोलिपिड किससे बना हुआ है? सैचुरेटेड फैटी एसिड से कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से? तो हमने पता किया कि फॉस्फोलिपिड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा। मतलब इन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिक्विड बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिक्विड होता है, ये समझ में आया, लिक्विड होता है। ये बात सच है या गलत है? सच बताई थी इन्होंने।
कैसे मालूम चला? क्योंकि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है फॉस्फोलिपिड में, और इसकी वजह से आपका फॉस्फोलिपिड लिक्विड होता है, और लिक्विड होने की वजह से क्या देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? इलास्टिसिटी देता है, इलास्टिसिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका फॉस्फोलिपिड रिस्पॉन्सिबल है। फॉस्फोलिपिड ना होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिक्विड ना होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिक्विड ना होता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी ना होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका फॉस्फोलिपिड। ये लिक्विड क्यों होगा? क्योंकि रूम टेम्परेचर पर आपके ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड होते हैं। अगली बात, तो जैसे उन्होंने ये लाइन कही, इनके कंप्यूटर ने विरोध किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर लिक्विड चीजों से बना हुआ है तो उसको स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, स्टेबिलिटी कैसे होगी? तो उन्होंने कहा रुकिए, थमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल नाम का एक और केमिकल भी होता है, एक और तरह का लिपिड है। और कोलेस्ट्रॉल नाम का जो केमिकल है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं क्या अनसैचुरेटेड? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना है, और सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना है कोलेस्ट्रॉल। इसलिए रूम टेम्परेचर पर कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा? कोलेस्ट्रॉल की स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेंगे, CH ना। कोलेस्ट्रॉल जो है वो रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड फैटी एसिड से बना है, इसलिए रूम टेम्परेचर कैसा होगा? सॉलिड होगा। और सॉलिड होगा, सॉलिड होने के नाते ये क्या देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? स्टेबिलिटी देने का काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन देता है? तो स्टेबल कौन बनाता है? स्टेबिलिटी देने का काम यही करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी कौन देता है? कोलेस्ट्रॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इलास्टिसिटी कौन देता है? फॉस्फोलिपिड। ये दोनों क्या है? ये दोनों ही लिपिड है। तो ये दोनों लिपिड के अंदर आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड है कि नहीं है? हाँ है। कितने तरह का लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह का लिपिड होता है। कौन कौन सा? एक होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड उसे इलास्टिसिटी देता है, और कोलेस्ट्रॉल इसे क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। कोलेस्ट्रॉल इसको स्टेबिलिटी देता है। फिर विरोधियों ने विरोध किया, बहुत सारे दुश्मन होते हैं साइंटिस्टों के कंप्यूटर। उन्होंने कहा कोलेस्ट्रॉल की वजह से, मान लिया कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबल है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल तो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में होता ही नहीं है, होतिश नहीं है। सिर्फ किसमें होता है? यूकैरियोट्स में होता है। तो बताइए, प्रोकैरियोट के शरीर की सेल मेम्ब्रेन तो बह जाएगी, अनस्टेबल होगी, क्योंकि इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। तब इसका आंसर क्या दिया उन लोगों ने? उन्होंने कहा ठीक है, आपके प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, लेकिन कोलेस्ट्रॉल की जगह में वहां पर एक दूसरा केमिकल होता है जिसका नाम है होपेनॉइड। होपेनॉइड्स एक दूसरा केमिकल है जो कोलेस्ट्रॉल की जगह काम करता है। कोलेस्ट्रॉल जैसा ही होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में होता है यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट के शरीर में वही काम कौन करता है? होपेनॉइड करता है। तो जो काम होपेनॉइड करता है वही कोलेस्ट्रॉल करता है। दोनों का काम सेम है, एक यूकैरियोट में काम करते हैं और एक प्रोकैरियोट में काम करते हैं। यूकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल, प्रोकैरियोट्स में होपेनॉइड। याद रहेगा इतनी सी बात। तो आपसे कोई पूछे कि एनालॉगस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल का जैसा काम करने वाला एनालॉगस कौन है? तो होपेनॉइड। सेम काम करते हैं इसलिए एनालॉगस कहा गया है। सेम फंक्शन करने की वजह से एनालॉगस कहा गया एक दूसरे का। समझ में आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड है, दो तरह का लिपिड है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड उसको इलास्टिसिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से इससे स्टेबिलिटी मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपसे कोई पूछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस नेचर का है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड नेचर का होता है, और फ्लूइड नेचर होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर सकती है? आपका ग्रोथ कर सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन बना सकती है, सिक्रीशन कर सकती है, इंडोसाइटोसिस कर सकती है, सेल डिवीजन कर सकती है। ये सब करने के लिए सेल को क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, फ्लूइड नेचर का होना चाहिए। और आगे चलते हैं। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दूसरी चीज क्या होती है? लिपिड के अलावा, लिपिड के अलावा दूसरी चीज होती है उसमें प्रोटीन। सबको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के अलावा और क्या होगा? प्रोटीन होगा। प्रोटीन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के प्रोटीन होते हैं। पहला कौन सा प्रोटीन है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसको इंटरनल प्रोटीन भी कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन
इसको इंटरनल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रोटीन इसमें कौन सा होता है? दूसरा प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये दो तरह के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक को इंटरनल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक को एक्सटर्नल प्रोटीन भी कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन अंदर तक होगा, घुसा होगा, और अंदर तक घुसा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर तक घुस गया है, इसलिए इजी टू रिमूव होगा या नॉट इजी टू रिमूव होगा। क्या देखिए, इसको निकाल पाना आसान नहीं होगा क्योंकि अंदर तक घुसा है, इसलिए इसको इज नॉट इजी टू रिमूव, इसको इजिली रिमूव आउट करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होता है वो इजी टू रिमूव होता है, आसानी से रिमूव हो जाता है क्योंकि बाहर लगा हुआ है, इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये समझ में आया? अच्छा, इंट्रिंसिक प्रोटीन के फिर दो टाइप है। इंट्रिंसिक प्रोटीन दो तरह का होगा फिर से। कौन कौन सा? आपका अंदर तो घुसा हुआ है, लेकिन कितनी अंदर तक घुसा हुआ है? अगर पूरी अंदर तक घुसा हुआ है तो बोलेंगे फुल्ली बरीड। फुल्ली बरीड, बरीड का मतलब होता है दफनाना, तो दफनाया हुआ, पूरी तरह से दफन हुआ, BURIED। फुल्ली बरीड मतलब पूरी तरह से दफन होगा, अंदर तक घुसा होगा, इस पार से शुरू होगा और उस पार जाकर खत्म होगा, आर पार जाएगा, इसे फुल्ली बरीड कहेंगे। और अगर थोड़ी दूर तक जाकर रुक गया है इसको बोलेंगे पार्शियली बरीड। बरीड मतलब दफनाना, दफनाया हुआ। कितनी अंदर तक दफनाया है? इस पार से उस पार तक पूरा गया हुआ है, इधर से उधर तक गया है, आर पार, उसको फुल्ली बरीड कहेंगे और इसको कहेंगे पार्शियली बरीड। अब इस पार से उस पार तक जा रहा है तो रास्ता की तरह काम करेगा, गेट की तरह काम करेगा, इसलिए इसको चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। फुल्ली बरीड प्रोटीन का दूसरा नाम है चैनल प्रोटीन। क्यों? चैनल गेट की तरह काम करता है, इस तरफ से उस तरफ तक प्रोटीन को, आपको तो प्रोटीन ले जाने का, चीजों को ले जाने का काम करता है, इसलिए इसे चैनल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं या टनल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। टनल क्यों बोलते हैं? टनल समझते हो? TUNNEL, टनल प्रोटीन भी कहते हैं। टनल समझते हो? गुफा, सुरंग, सुरंग की तरह काम करता है, टनल की तरह काम करता है, यहां से शुरू होता है और वहां जाकर खत्म होता है, अंदर ही अंदर चीजों को ले जाने का काम करता है, इसलिए टनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन या फुल्ली बरीड प्रोटीन के नाम से इसको जानते हैं। इसका एकमात्र काम है, क्या काम है इसका? सबसे काम चीजों को इस तरफ से उस पार ले जाना, इस पार से उस पार चीजों को ले जाना। तो इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन करने का काम आता है ये, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या चीजों को? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को, हाइड्रोफिलिक चीजों को, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के आर पार जाना है। किससे होकर जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जाना है। तो फुल्ली बरीड प्रोटीन जो है, जिसे चैनल प्रोटीन भी कहते हैं, टनल प्रोटीन भी कहते हैं, ये चीजों को आर पार कर ले जाने का काम करता है। तो आपसे कोई पूछे ट्रांसपोर्टेशन का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसका है? प्रोटीन का। कौन से प्रोटीन का? इंट्रिंसिक प्रोटीन का। इंट्रिंसिक प्रोटीन में कौन सा? फुल्ली बरीड, चीजों को, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को आर पार ले जाता है। दूसरा है पार्शियली बरीड प्रोटीन। पार्शियली बरीड प्रोटीन जो है आधी दूर तक ही घुसा होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह काम करेगा? एज अ एंजाइम काम करेगा, एंजाइम्स की तरह काम करेगा। प्रोटीन एंजाइम्स होते हैं ना, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, नहीं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। तो ये प्रोटीन जो है एंजाइम्स की तरह बिहेव करेगा। एक्सटेंसिक प्रोटीन, एक्सटेंसिक प्रोटीन भी आपके एज ए एंजाइम ही काम करेंगे, इजी टू रिमूव होंगे, आसानी से निकल जाते हैं और ये भी एंजाइम्स की तरह बिहेव करेंगे। कोई एक एक्सटेंसिक प्रोटीन का नाम बताइए। आपका स्पेक्ट्रिन, स्पेक्ट्रिन बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एक्सटेंसिक प्रोटीन है, नाम है, एग्जाम्पल है इसका स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। कहां? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरीफेरी में बाहर पाया जाता है, ठीक है, इजी टू रिमूव होता है। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन किस तरफ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म की तरफ होता है। साइटोप्लाज्म मतलब अंदर की ओर या बाहर की ओर, तो अंदर की ओर होता है मुंह किए हुए, और इनर साइड में होता है और सिर्फ एक तरफ होता है, दोनों तरफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों तरफ नहीं होता। इसीलिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल होती है या असिमेट्रिकल होती है,
दो बराबर भाग में काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? नहीं काट सकते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जो है सिर्फ उसके साइटोसोलिक मुंह तरफ होता है, साइटोसोल की तरफ अंदर की ओर होता है, बाहर की ओर स्पेक्ट्रिन प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसी कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन को असिमेट्रिकल कहा गया है। तीसरी चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक और भी केमिकल होता है ना, मैं बताया था आपको, प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, इन दोनों के अलावा एक और केमिकल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हो सकता है। उस केमिकल का नाम पता है आपको क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सबको पता होगा थोड़ा सा बहुत कम अमाउंट में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ये कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। यहाँ कौन सा कार्बोहाइड्रेट होगा? ओलिगोसेक्राइड्स नाम का कार्बोहाइड्रेट होगा। ओलिगोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट होंगे, जैसे कि आपके ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट यहां पर दिखाई देंगे। इन्हें हम ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर रखते हैं। इसका काम क्या है? इन कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? सेल को रिकॉग्निशन करने में हेल्प करते हैं। सेल रिकॉग्निशन में सेल को रिकॉग्निशन देते हैं, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। सेल को रिकॉग्निशन करने में, सेल को पहचानने में हेल्प करते हैं ये आपके। जैसे कि आप समझिए, जब स्पर्म अंदर जाता है लड़की के शरीर के अंदर, तो वो कैसे पहचानता है कि ओवा यही सेल है, इसी को जाकर हमको फर्टिलाइज करना है। स्पर्म ओवा को कैसे पहचानता है? इसी कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। सेल रिकॉग्निशन देता है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कैसे होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी दूसरे को पहचानते कैसे हैं? इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट की वजह से। इसका काम है सेल रिकॉग्निशन देना, सेल को पहचान कराना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगभग 30 से अधिक तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं और इन एंजाइम्स में से सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम है एटीपीएच। हमें समझ में आया ये क्या पढ़े हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम पढ़ लिया हमने। सेल मेम्ब्रेन बोले कितनी चीज से बना है? तीन चीजों से। कौन कौन सी वो तीन चीजें? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड कौन कौन सा? फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन कौन कौन सा? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा? ओलिगोसेक्राइड। कौन सी चीज की वजह से कौन सा काम होता है? यहाँ पे आपको बना हुआ चार्ट बना लीजिएगा आप कॉपी पे। इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? फॉस्फोलिपिड। स्टेबिलिटी कौन देता है? कोलेस्ट्रॉल। जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा उसमें हेपेनाइड। ट्रांसपोर्टेशन करने काम कौन आता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन, वही फुल्ली बरीड वाला। और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पार्शियली बरीड एंजाइम की तरह काम करते हैं। 30 से अधिक तरह के एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। और सेल रिकॉग्निशन का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। ये सारा चार्ट आपकी कॉपी पे नोटबुक में बना लीजिएगा, ठीक है? अच्छे से बनाइएगा चार्ट, समझ में आएगा। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये रहा फ्लूइड मोजैक मॉडल। इसमें क्या कहा गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ग्रोथ कर पाती है, इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्रीशन कर पाती है, इसी वजह से उसमें आपका इंडोसाइटोसिस हो पाता है, सेल डिवीजन